तरह का लोग इस तरह का पॉइंट को यूज करते हैं। जैसे कि कोई पूछता है व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जैसे माने कि दूध का बिजनेस करना है तो क्या रिटर्न आएगा, दूध का बिजनेस करना है तो क्या रिटर्न आएगा, तो कोई बोलता है 5% का रिटर्न है। कोई बोलता है पानी का बिजनेस करना है कितना रिटर्न आएगा, तो बोलता है 10% का रिटर्न है, से फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो किसी भी बिजनेस का जो अपने इंटरनल लेवल पे उनका एक रिटर्न का पावर होता है कि ये बिजनेस हमें ये रिटर्न देता है। कोई चांदी का बिजनेस करेगा उसका अपना रिटर्न होता है, कोई गोल्ड का बिजनेस करेगा उसका अपना रिटर्न होता है, कोई ग्रोसरीज का बिजनेस करता है उसका अपना रिटर्न होता है। तो ये जो अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट, अलग अलग टाइप ऑफ सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करके मार्केट में जो उसका जो मार्जिन रहता है ना, जो इंटरनली उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसका इसका दिस इज वेरी इजी टू मतलब मतलब आप बहुत इजीली इसको बोल सकते हो कि हाँ, लेकिन इसका कैलकुलेशंस बड़ा ट्रिकी है। जब कैपिटल बजटिंग तो चैप्टर IRR, IRR, जी IRR और ROI is same. नहीं नहीं, Internal rate of ROI इज रिटर्न return. ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI अच्छा, इज अच्छा. रिटर्न ऑन Internal इन्वेस्टमेंट, rate मतलब of return. आप दिस इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव। Internal rate of return is from the business perspective and ROI is from the investor ROI, perspective. investment perspective. Okay, ठीक है, got it. ठीक है, चलिए मैं डिविडेंड पॉलिसी में जो बाकी पार्ट है उसमें चर्चा को आगे लेके चलता हूँ। ऐसे लास्ट दिन हम लोगों ने डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड पॉलिसीज के साथ क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होते हैं, ठीक है, मैं सारा का सारा चीज़ कंप्लीट ओवरव्यू हो चुका था डिविडेंड पॉलिसीज का। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी चर्चा कर लिया था कि थ्योरीज ऑफ डिविडेंड जो है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं ना सबको? हाँ जी, हाँ जी. ओके है यस सर। दादा। ओके। जैसे ये कुछ जो पॉइंट्स था, दैट इज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजंस, ये हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिविडेंड डिसीजंस, डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, डिस्कस वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड एंड एक्सप्लेन वेरियस थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। इसमें से ये जो एरिया है चार, इसमें पूरा चर्चा हो चुका था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिविडेंड डिसीजंस, इसको डिविडेंड डिसीजंस भी कोई कोई बोलता है, कोई कोई इसको डिविडेंड पॉलिसीज भी बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप इतना समझ सकते हैं, स्टॉक मार्केट रिलेटेड पॉइंट्स के ऊपर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, ठीक है। तो दैट्स वाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब स्टॉक मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये सब तो एग्जाम में CS लोगों को तो पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस ऑल्सो। तो एमएम हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग ना थ्योरीज में बात कर लिए थे, ठीक है। आज क्या क्या करना है ना, आज कोशिश करेंगे वॉल्टर को बताने का, गॉर्डन को बताने का, ट्रेडिशनल थ्योरी को बताने का, एंड लिंटर बोल के एक बंदा है उनको। इनमें से ये दोनों काफी फेमस है, वॉल्टर एंड गॉर्डन। उसमें से एमएम जो है ना वो थोड़ा अलग है, वो इररिलेवेंस थ्योरी पे बात करता है। आई होप आप लोगों को याद होगा इररिलेवेंस थ्योरी का मतलब उनका मानना था कि dividend decisions is not affected the company's overall value. Okay, that is how the dividend decisions as per मतलब मॉडिगिलनी मिलर। और फिर हम लोगों ने उसके ऊपर कुछ सम्स वगैरह भी सॉल्व करके रखा था कि उन्होंने क्या करने का कहने का कोशिश किया था। फिर हमने वहाँ पर ग्रोथ एंड मैच्योर कंपनीज, जो कंपनी ऑलरेडी मैच्योर्ड है जैसे कि ITC, कॉक्स एंड किंग, इस तरह का कुछ कंपनीज का लिस्ट भी हम लोगों ने देखा था कि एक मैच्योर कंपनीज का डिविडेंड डिसीजंस कैसे होते हैं और एक ग्रोथ कंपनीज जो जिसके पास काफ़ी ग्रोथ है वो उसका डिविडेंड डिसीजंस कैसा होता है। दिस काइंड ऑफ ऑल थिंग्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए एक काम करते हैं सॉरी आज मैं थोड़ा सा ना खांसी है, हाँ। গার্গেল করো দাদা, ডিসপ্রিন ফেলে ঠিক হয়ে যাবে। স্প্রিন্ট ফেলে গার্গেল করবো, আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ। করবো। अच्छा, जो मैं बोल रहा था थ्योरीज ऑफ डिविडेंड को ना दो हिस्सों से बांटा जा सकता है। डिविडेंड के ऊपर डिपेंड करके जो जो फाइनेंशियल लोगों ने, फाइनेंशियल नॉलेजेबल इकोनॉमिस्ट थे ये लोग बेसिकली, तो ये लोगों ना जो भी कहना था ना, इनमें एक था जिनका मानना था कि ये डिविडेंड इज रिलेवेंट फॉर द कंपनीज वैल्यू एज वेल एज शेयर वैल्यू। और वॉल्टर एंड गॉर्डन, इनका मानना था कि डिविडेंड इज रेलिवेंट फॉर द कंपनीज ग्रोथ। मतलब कंपनीज का जो भी वैल्यूएशन है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है, डिविडेंड इज वेरी रेलिवेंट फॉर दैट। तो तो बात हो चुका था। चलिए मैं वॉल्टर और गॉर्डन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। क्या हो जाता है माउस को, तीन तीन माउस है, तीन तीन माउस ही दिक्कत कर रहा है 3 दिन से, पता नहीं।
सबका बैटरी नया है। वारंटी नहीं क्या है? वारंटी तो है। हाँ, चेंज कर दिया तो अब एक माउस के लिए कहाँ जाएगा बोल तो। नहीं, ये कॉर्डलेस वाला ना बहुत जल्दी खराब हो जाता है, आप वो कॉर्ड वाले हाँ ही लो। वही वाला सही है, आप सही बोले हो। हाँ। मेरा भी एक्सपीरियंस वही जा रहा है। मैं सोच रहा था कि कॉर्डलेस में अच्छा है, बट कॉर्डलेस वाला सच हाँ। में जल्दी खराब हो जाता है। इसका जो ओके, तो डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी, हाँ। तो इसमें सबसे पहले बात करना चाहिए वाल्टर पे, ठीक है। ये प्रोफेसर वाल्टर के नाम से ये जाने जाते हैं, काफ़ी पुराने लोग हैं, 1960s 70s के टाइम पे वाल्टर ने ये सब चीज़ें बनाया था। तो ये वाल्टर का अप्रोच पहले एक बार सुन लीजिए। वाल्टर का क्या अप्रोच था। इनका अप्रोच कुछ ऐसा था, इज द फॉलोइंग assumptions ऑल इन्वेस्टमेंट अप्रोच ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। इनका मानना था कि ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ द फार्म आर टू बी फाइनेंस थ्रू रिटेन अर्निंग ओनली। अब प्लीज टेल मी, मुझे बताना प्लीज कि रिटेन अर्निंग क्या होता है। व्हाट इज रिटेन अर्निंग, रोशनी? कोई भी बता सकते हैं। शंकर जी, रिटेन अर्निंग क्या होता है, थोड़ा बहुत बताइए तो। रिटेन अर्निंग वो होता है जो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है, आदर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर उसको रिटेन कर सकते हैं, जो अमाउंट है। दैट मीन्स वो डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो फिर जो फर्म है या कंपनी है एक्सपेंशन के लिए रिटेन करती है अर्निंग्स को, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है डिविडेंड में। दैट्स अ गुड थिंग। आपने सही बोले हैं, बट थोड़ा सा मैं इसको बताऊंगा कि रिटेन अर्निंग कुछ ऐसा है कि जैसे मानिए कि मेरा सिंपल मान लीजिए मेरे हाथों के सामने कैलकुलेटर मिला, तो मेरा कैलकुलेटर का बिजनेस है। अब इस कैलकुलेटर को बिजनेस करते हुए कैशियो का मेरा डीलरशिप है, तो मैं क्या किया ना, इस तरह का कैलकुलेटर लास्ट ईयर में 2019-20 में मैंने ₹1,00,000 का कुछ इनकम किया था। और मेरा पर्सनल बिजनेस का खर्चा, घर का खर्चा करने के बाद जो भी है, मेरे पास कुछ ₹1,00,000 बचा है। एंड दैट इज माई अर्निंग फॉर द बिजनेस, ओके। एंड ये मेरा ना कैपिटल को बूस्ट भी किया है। अब ये है कि मैंने ये जो बिजनेस मैंने किया था, इस बिजनेस का जैसे कि शंकर जी ने बताया कि ये जो अर्निंग है मेरा, इस अर्निंग को मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। ये एकदम शंकर जी ने प्रॉपर किया कि जैसे मान के चलिए कि अगर ये बिजनेस करने के लिए मैंने शंकर जी से, रोशनी से, शिवम से, गोपी से, अगर इन लोगों से मैं पैसा लेता और फिर ये लोग क्या बोलते कि भाई इनकम किए हो तो हम लोग का 10-10 हज़ार दे दो, तो अगर मैं मानो कि आप लोगों को 10-10 हज़ार दे देते तो फिर मेरा प्रॉफिट का जो पार्ट था अर्निंग का, वो चला जाता। लेकिन रिटेन अर्निंग क्या होता है ना, वो जो भी मैंने अर्न किया उसको मैं रिटेन करके रखा फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। एंड इन दैट केस शंकर जी एकदम ने सही बोला। तो वॉल्टर का भी मानना वही है कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ द फार्म आर टू बी फाइनेंस थ्रू रिटेन अर्निंग ओनली। मतलब ये इनका मानना है कि अलग से इक्विटी वगैरह नहीं उठाएंगे, ठीक है। जो भी एक्चुअली रिटेन अर्निंग इज ए टाइप ऑफ इक्विटी। रिटेन अर्निंग, इसका फॉर्मूला एंड इक्विटी का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन आपको अलग से बाहर से आप नहीं लोगे। मतलब फ्रेश इशू कुछ नहीं होगा, जो पहले से आपका प्रॉफिट है वही उसी को आप यूज करोगे। ऐसा नहीं कि फ्रेश आईपीओ लाएंगे या फिर फ्रेश एफपीओ लाएंगे, नॉट काइंड ऑफ एनीथिंग। रिटेन अर्निंग जो है आपके पास, उसी को बिजनेस में फाइनेंस करोगे और उसी से इस बिजनेस को रिटर्न दिलाओगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाल्टर। उनका मानना है कि अलग से फाइनेंस करने का जरूरत नहीं है, अपना ही जो पुराना रिटेन है उसी को आप बिजनेस में ग्रोथ के लिए डाल दो। आर इक्वल्स टू उनका कहना है रेट ऑफ रिटर्न एंड के दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कांस्टेंट। के ई और कॉस्ट, और केसी भी बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कांस्टेंट। मतलब जो कैपिटल का खर्चा है उसको इन्होंने ना चेंज नहीं कर रहा है। मतलब इनका मानना है कि अगर मार्केट में कैपिटल का कॉस्ट 15% है पैसा उठाने का, तो इनका मानना है कि 15% ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि बात बात में चेंज हो जाएगा। मतलब दिस इज द एजम्पशन। देखिए, किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए ना कुछ चीजें तो एक एज्यूम करके चलना पड़ता है ना। अब सबको वेरिएबल कर देंगे तो फिर मुश्किल क्या होता है ना,
जो भी थ्योरीज बनाते हैं या जो भी कुछ प्रूव करते हैं प्रूव करने के टाइम पे आपको कुछ ना कुछ चीज़ों को वेरिएबल, कुछ ना कुछ चीज़ों को कांस्टेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ना सब वेरिएबल होगा तो आपका प्रूवमेंट कहीं का नहीं रहेगा। एंड थर्ड थिंग, परफेक्ट कैपिटल मार्केट। इनका ये एक गजब कॉन्सेप्ट है। इनका मानना है कि पूरा का पूरा मार्केट जो है, ऐसे मैक्सिमम जो भी हम लोग एमएम भी पूरा कैपिटल मार्केट कॉन्सेप्ट में ही बात कर रहा था, ऐसे इकोनॉमी में सिर्फ हम दो तरह का मार्केट होता है ना, एक कैपिटल और एक तीन तरह का होता है। कैपिटल, मिक्स और ये सोशलिज्म। एक होता है कैपिटल मार्केट और दूसरा होता है मिक्स्ड मार्केट और एक वो सोशल जो चाइना वगैरह में चलता है। हाँ सोशलिज्म मार्केट। हाँ, तो हाँ। ये जो मतलब बेसिकली ये पॉलिटिक्स का भी सिस्टम है और पॉलिटिक्स से ही तो मार्केट डिपेंड करता है। बहुत लोग बोलते हैं इसके साथ पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन, पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रिलेशन है। किसी भी कंट्री के ग्रोथ के साथ उसका पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंस ही रखता है। तो अगर बिजनेस मतलब कंट्री का सिस्टम कैपिटलिज्म है, दैट मीन्स फ्री इकोनॉमी है, जिसको जो मर्जी करे गवर्नमेंट का ज्यादा मतलब इंटरवेंशन नहीं रहता है। और सोशलिज्म में क्या होता है ना, गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत होता है। आजकल चाइना भी ना कुछ कुछ कॉन्सेप्ट में मतलब कैपिटलिज्म को लाया है, तभी तो कुछ बड़े बड़े कंपनीज भी बना है। बट फिर भी चाइना में ना उनका अपना जो एक रूल है उनके हिसाब से करना होता है। रिसेंटली आपने देखा जैक मा एक कंपनी का आईपीओ लॉन्च करने जा रहा था, उनका बहुत ही पुराना एक कंपनी था। अगर वो लॉन्च होता तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईपीओ होता, लेकिन करने नहीं दिया। जानते हैं आप जैक मा, अलीबाबा কি का। কোম্পানি हाँ, কি কোম্পানি লঞ্চ করছিল? एंट ग्रुप बोल के एक कंपनी है, उनका आईपीओ आ रहा था। चाइना का बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ दिक्कतें हो गया। कर पाया, हाँ हाँ बोलिए। गवर्नमेंट से नहीं कर पाया। हाँ, गवर्नमेंट के कारण से नहीं कर पाया, कुछ प्रॉब्लम हो गया चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, दैट्स वाई कुछ दिक्कतें हो गया। ठीक है एंट ग्रुप अलीबाबा का था। ठीक है, चलिए इसके ऊपर कभी बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको डिविडेंड डिसीजंस में ही रखता हूँ। बोलते बोलते निकल जाता है सर, ये सब डिटेल्स बहुत सारा है। तो कंपनी आपका परफेक्ट कैपिटल मार्केट में है। द फर्म ऑपरेट्स इन ए मार्केट इन विच ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल। अब कैपिटल मार्केट में ना जितना इन्वेस्टर्स है सब रैशनल होगा। रैशनल मतलब लॉजिकल, रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल। एंड इन्फॉर्मेशन जो है ना वो फ्रीली अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल इन द सेंस सबको सब कुछ पता है। ये एक मान्यता के साथ चलेंगे कि हाँ सबको सब कुछ पता है, फ्रीली अवेलेबल टू ऑल। तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट कुछ ऐसा ही होता है, जैसे कि यूएस का इकोनॉमी, जैसे कि यूके का इकोनॉमी फ्री मार्केट है, उसमें ज्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है। मतलब टू सम एक्सटेंट किसी किसी चीज में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, बट हर बात में बिजनेस पे रोक टोक नहीं लगाता। एंड और एक कॉन्सेप्ट है नो टैक्सेस और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ये एक मतलब एक गजब ही टाइप का है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि टैक्स नहीं है। तो नो टैक्सेस और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन, जैसे इंडिया में टैक्स डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है, बता सकते हैं आप? क्या टैक्स डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में दिखता है, यस और नो? हाँ, कैसे? সেটা কি अलग দাদা? अलग प्रोडक्ट में अलग अलग टैक्सेस है, टैक्स स्ट्रक्चर है, हाँ, जीएसटी। ये बेसिकली मैं पर्सनल इनकम टैक्स में बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे से अच्छा, ज्यादा इनकम लोग टैक्स में बात कर रहे हैं। हाँ जैसे रिबेट वगैरह दिया जाता है लोअर क्लास को, और वो सरचार्ज वगैरह लगाया जाता है एक्स्ट्रा जिनका इनकम ज्यादा होता है। हाँ, ये बात सही बोला शिवम ने। जैसे मानिए कि अपना जो रूल है उसमें आप देखिए यहाँ पर रूल बताता है अप टू, अगर किसी का इनकम 2.5 लाख तक का है तो उनको कोई टैक्स नहीं देना है। जो टैक्स का स्लैब है करेंटली इंडिया में वो कुछ ऐसा है। एक सेकेंड, जो जनरल टैक्स का स्लैब चल रहा है उसी में डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा। अब देखो इंडिया जैसे कंट्री में करना जरूरी भी है। ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री होगा ना तो उसमें सुविधा होता है, बिकॉज मैक्सिमम लोग सिमिलर इनकम ग्रुप का होते हैं। बट इंडिया में सब कोई सिमिलर इनकम ग्रुप का नहीं है। यहाँ पर ना लोगों का इनकम का काफ़ी बाइफर्केशन रहता है। तो जैसे रूल बताता है कि अप टू 2.5 लाख एट द रेट ऑफ नील, 2.5 लाख तक इनकम है नो टैक्स। ग्रेटर देन 2.5 लाख टू 5 लाख एट द रेट ऑफ, क्या रेट है शिवम? 5%। 5 लाख से 10 लाख
20%। 20%। और अगर आपका इनकम 10 लाख क्रॉस कर जाए 30%। तो 30%। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली चार्ज होता है, स्लैब वाइज ही आता है। सपोज मानिए किसी का इनकम अगर 12 लाख है तो इसका इनकम टैक्स कैसे चार्ज होगा? 2.5 लाख से 5 लाख का इनकम कितना है? 12,500। हाँ, कितना हो जाएगा? 12,500। 12,500। वेरी गुड। मतलब 2.5 लाख से 5 लाख का गैप कितना हो गया? 2.5 लाख का मतलब 2.5 लाख पे 5% लगाएंगे तो आपका 12,500। 5 लाख टू 10 लाख, 5 लाख का डिफरेंस है, उसमें 20%, दैट मीन्स 1 लाख। 1 lakh। और अगर आपका इनकम 10 लाख से ज्यादा जा रहा है, ग्रेटर देन 10 लाख, तो 12 लाख का, तो 2 लाख पे 30% कितना हो जाएगा रोशनी? 60,000। 60,000। 60,000। तो इन सिंपल अगर देखा जाए तो कितना टैक्स हो जाएगा इसका? 1,72,500। 1,72,500। इसके ऊपर आपको क्या लगाना है? ये हेल्थ एंड सेफ्टी। दूसरे एडू एंड हेल्थ सेस, है ना? तो एडू एंड हेल्थ सेस 4%। कितना हो जाएगा? 4%। तो 1,72,500 पे 4% लगाइए। 6900। 6900 टोटल करने से 1,79,400। 1,79400। तो बेसिकली देखिए इसी के अंदर कितना सारा बाइफर्केशन आपने देख लिया। इसके साथ और भी है, अगर किसी का इनकम 50 लाख क्रॉस करता है तो उस पर एक्स्ट्रा 10% का साढ़ चार्ज। किसी का इनकम अगर 1 करोड़ क्रॉस करता है तो उस पर 15% का साढ़ चार्ज एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, मैं टैक्स में नहीं जा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो प्राइस मतलब यहाँ करेंटली जो बात मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ, शंकर जी ये टैक्स सिस्टम थोड़ा सा समझ में आया ना? हाँ, समझ में आ गया। अब नया वाला जो स्लैब है वो तो और डिफरेंट है, उसमें तो बहुत सारे स्लैब्स हैं। हाँ, उसमें तो बहुत सारे नहीं, ये जो मैंने आपको बताया ये भी करेंटली अवेलेबल है। और उसके साथ साथ हाँ, ये भी आइदर ऑफ द वन, मतलब आइदर आप ओल्ड ओल्ड स्ट्रक्चर में भी जा सकते हो और न्यू स्ट्रक्चर में भी जा न्यू सकते हो। स्ट्रक्चर में भी आ सकते हैं। मतलब क्या होता है, न्यू अगर आप न्यू स्ट्रक्चर में आएंगे तो आपको डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलता है। हाँ, डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा, हाँ, बस यही फर्क है। अच्छा, मैंने ये प्रलय जी, ये टैक्सेशन का भी, ये टैक्स स्ट्रक्चर का भी कुछ है इसमें आपके ये जो अभी ये सिलेबस है इसमें नहीं, कवर इसके करेंगे साथ कुछ? टैक्स टैक्स स्ट्रक्चर का बस एक ही चीज करेंगे। देखिए ये तो आपका कैपिटल गेन होगा, ठीक है, बस कैपिटल हाँ, गेन का कुछ एरिया है उसके ऊपर जरूर बताएंगे। टैक्सेशन। ओनली कैपिटल गेन। मतलब ऐसे तो टैक्स तो बहुत बड़ा एक सिलेबस है, मतलब सबसे बड़ा हाँ, सिलेबस होता है। हम लोग मतलब ये कॉमर्स एंड फाइनेंस लेवल पे अगर सबसे बड़ा सिलेबस हाँ, किसी चीज का होता है तो मैक्सिमम किस में देखा जाए तो टैक्स का सिलेबस होता है। लेकिन इन केस ऑफ मतलब शेयर मार्केट और फंडामेंटल लेवल पे आपको सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स का कुछ पोर्शंस होते हैं, बस उसको जानने से हो जाता है। वो मैं बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में जरूर ओके। बताऊंगा। क्योंकि अभी तो जरूरत नहीं है अभी। नो टैक्सेस और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, दैट इज कैपिटल गेन। जैसे मैं आपको बोल रहा था वही आप देखो कि कैपिटल गेन टैक्स जो है मतलब डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब आपने जितने में इन्वेस्टमेंट किया था, आपका वैल्यूएशन जो भी बढ़ा है वो आपका कैपिटल क्या हुआ? एप्रिशिएट हुआ। डिप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन में वैल्यू बढ़ता है, डिप्रिसिएशन में वैल्यू गिरता है। ओ, तो है ना, यही होता है ना? है दादा। हाँ, तो बेसिकली अगर मानो कि आप कुछ दाम पे कोई शेयर को खरीदे थे, फिर उसका कैपिटल आपको इंप्रूव करते गया तो उसमें कैपिटल गेन लग जाता है। या फिर आपको डिविडेंड इनकम मिला तो वो उसमें डिविडेंड इनकम नॉर्मली इंडियन कंपनी से मिले तो एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, डिफरेंट इशू में उस पर अभी डिटेल्स में ना जाता हूँ। मतलब उसमें चल जाएंगे ना फिर टैक्स पे पहुंच जाएंगे। दिस assumption is necessary for the universal applicability of the theory since the tax rates or provision to tax income may be different in different countries। हाँ, सीरियसली ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में या फिर मैक्सिमम डेवलप नेशंस में ना डायरेक्ट मतलब ऐसे होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैंने लास्ट 2-3 साल पहले देख रहा था 30% फ्लैट टैक्स रेट है। 100 कमाओगे तो 30% सरकार को दे दो, 200 कमाओगे तो 30% दे दो, 200 लाख कमाओगे तो भी 30% दे दो। स्लैब नहीं है, एकदम फ्लैट रेट है। इसमें उनका सुविधा है बिकॉज मैक्सिमम पब्लिक वहां पर ना एक हायर इनकम लेवल पे है, तो उनके लिए पॉसिबल है। इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। इंडिया जैसे कंट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये अप्रोच में वाल्टर ने क्यों टैक्स रेट को नहीं किया, बिकॉज वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग टैक्सेस है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई, ताकि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी के लिए टैक्स को थोड़ा सा साइड में रखा। नो फ्लोटेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पर भी लॉजिक है इनका। ये मानते हैं कि बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको रिटर्न अर्निंग यूज करना है। आप बात समझ रहे हैं? वाल्टर का मतलब, वाल्टर अप्रोच में वो क्या बोल रहा है, अगर आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो क्या बोल रहे हैं, रिटर्न अर्निंग से करना है ना।
मतलब जो आपका पहले से ही अर्न किया हुआ है, तो आप इसको बाहर से आपको अलग से आईपीओ या आईपीओ जैसा कुछ नहीं करना है। तो फिर अगर इस तरह का कुछ नहीं करना है तो फिर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट का जरूरत कहाँ से आएगा? ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। বুঝলাম না है ना? बुझली की बुझली ना? বুঝলাম না, আরেকবার বলো। मतलब तू तो रिटेन अर्निंग को यूज कर रहा है ना, कंपनी अपना बिजनेस पे जो इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब कंपनी एक चले आ रहे हैं तो एक न्यू बिजनेस पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो अपना जो रिटेन अर्निंग है, मतलब जो पुराना उसका रिजर्व एंड सरप्लस है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं ना रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब मेरे पास कंपनी का पुराना इतना रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा हुआ है, 10 लाख का है, 10 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, हो सकता है, उसी को वो नेक्स्ट ईयर में बिजनेस पे लगाएगा। तो क्या उसके लिए उसको फ्लोटेशन कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा? मतलब उसको कोई मर्चेंट बैंकर हायर करना है क्या अपना ही पैसे को यूज करने के लिए? না। तो वही तो सिंपल बात है, समझ में आ रहा है? হ্যাঁ। संकेत, शिवम समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया समझ में। एंड नेक्स्ट थिंग इज द फर्म हैज ए परपेचुअल लाइफ। इनका मानना है कि बिजनेस जो है वो अंतिम कालों तक चलता जाएगा, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लाइफ है इसका। मतलब बिजनेस 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का ऐसा नहीं है। दैट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। बिजनेस हमेशा ना एक परपेचुअल लाइफ से ही बनाया जाता है, एक्सेप्ट सीजनल बिजनेस। तो ये मेरे हिसाब से लॉजिकल है, ठीक है। बिजनेस कोई बंद करने के लिए नहीं करता, तो परपेचुअल लाइफ के हिसाब से ही करते हैं। दैट्स अ डिफरेंट इशू कि सिचुएशन वाइज बिजनेस को डिसीजन लेना पड़ता है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड एंड शेयर प्राइस बेस्ड ऑन वॉल्टर्स फॉर्मूला, तो इनका मानना है कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, डी प्लस आर बाई के ई इंटू ई माइनस डी डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई के ई। अब इसका मतलब क्या है? इसके मतलब ये बताना चाहता है वॉल्टर जी वॉल्टर जी बताना चाहता है मार्केट पी फॉर मार्केट प्राइस पर शेयर, ई फॉर अर्निंग पर शेयर, दिस ई फॉर अर्निंग पर शेयर एंड डी फॉर डिविडेंड पर शेयर। के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या फिर इसको आप 3 नाम से जान सकते हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या फिर आप इसको रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, मतलब मार्केट में कैपिटल उठाने का खर्चा, या फिर आप इसको और एक नाम से जान सकते हो जिसको डिस्काउंट रेट भी बोल सकते हो। डिस्काउंट रेट मतलब मार्केट से पैसा उठाने जाओ तो आपका पैसा जो है वो कम हो जाता है, आपका कैपिटल कम हो जाता है। तो कम होने का क्या कहते हैं? डिस्काउंट हो गया आपका पैसा। 100 का वैल्यू था, जैसे ही मार्केट से 15, अगर मानिए कि आप मार्केट से अगर 1 लाख उठाने गए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1 लाख का कॉस्ट आ रहा है 15%, ये आपका इक्विटी कॉस्ट है। मार्केट से 1 लाख रुपया उठाने का खर्चा है 15%, कितना खर्चा आ जाएगा? इन सिंपल कितना खर्चा आ जाएगा 1 लाख का? 15,000। 15,000। तो अगर आपको 1 लाख उठाने में 15,000 का खर्चा होता है, तो क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि आपका अल्टीमेटली जो वैल्यू था 1 लाख का, उसका वैल्यू हो गया 85,000? इन जनरल बोल सकते हो या नहीं बोल सकते? नहीं, एक 1 लाख। 1 लाख उठाने का खर्चा अगर 15,000 है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि 1 लाख जो आपको मिला बदले में आपको 15,000 तो देना पड़ेगा बैंक वाले को? हाँ हाँ। तो अगर आप करेंटली, अब ये अलग बात कि 1 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, आप वहां से इनकम कर लोगे, दैट्स अ डिफरेंट। बट करेंटली आपने 1 लाख उठाया और सालाना आपने 15% का इंटरेस्ट भरा, तो एक मान के चल सकते हैं ना कि मेरा अल्टीमेटली वैल्यू करेंटली 85,000 मेरे हाथ में है। हाँ। तो ये कॉमन सेंस में बता रहा हूं मैं, ये एग्जैक्टली 85,000 का वैल्यू नहीं हो सकता, बट डिस्काउंट रेट का मतलब समझा रहा हूं आपको कि मार्केट से पैसा उठाने के लिए जो खर्चा आपका होता है ना, उसको जैसे आप रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन भी बोल सकते हो, उसको आप डिस्काउंट रेट भी बोल सकते हो। ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे बताइए। फाइनेंस में ना लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आ रहा है? रोशनी, शंकर जी, दोनों को पूछ रहा हूं मैं। হ্যাঁ দাদা। हाँ आ रहा समझ में। ओके। एंड आर का मतलब जो है यहाँ पर, ये आर का मतलब है जो शंकर जी मुझे एकदम स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में ही पूछ रहे थे, सर आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। अब
इसमें एक सवाल आता है, शंकर जी ने मुझे ये भी पूछा था कि प्रलय जी क्या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेम है? अब दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू दोनों अलग है। मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि जब आप किसी बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आप किसी बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट के बदले आपको क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। से फॉर एग्जांपल किसी एक बिजनेस पे आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपको बिजनेस बता रहा है कि 20% रिटर्न है इस बिजनेस पे, तो ये जो बता रहे हैं ना 20% रिटर्न है बिजनेस पे, तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि दिस इज योर ROI। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो बदले में आपको रिटर्न मिल रहा है 20%। ठीक है, तो यू कैन से इट दिस इज ROI। एंड सिमिलरली ये इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ऐसा सोचा। अब जो कंपनी बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट करता है ना, जो अपने ही बिजनेस पे खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब वो उसको क्या लग रहा है कि मेरे इस बिजनेस पे मैं पैसा लगा रहा हूं तो इसका रिटर्न इंटरनल लेवल पे इसका रिटर्न कितना है। अल्टीमेटली जो उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा वही इन्वेस्टर के लिए, मतलब जो कंपनी का अंदर में इन्वेस्ट कर रहा है या फिर जो बाहर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंपनी उस बिजनेस से कितना रिटर्न कमा के देते हैं। मतलब जो बिजनेस है मेरा, वो मेरा बिजनेस उसके अंदर से कितना रिटर्न अंदर से देता है, तो वही सेम 20%। मतलब 20% अगर मेरे बिजनेस का इंटरनल लेवल का रिटर्न होगा, अगर माने कि आप लोग मेरे बिजनेस में इन्वेस्टर हो, तो फिर आपको भी तो वही रिटर्न मिलेगा जो मुझे मिल रहा है कंपनी बिजनेस से। कि ये बात में कोई लॉजिक है कि नहीं है? अगर मेरा बिजनेस 20% रिटर्न कमाएगा तो मैं भी तो इन्वेस्टर को 20% ही रिटर्न दूंगा। यस सर। है दादा। ये सर नो, शंकर जी बताइएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके, तो दैट्स व्हाई इन दिस एंगल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक सिमिलर पैरामीटर में आप इसको सोच सकते हो। ठीक है, तो अभी वाल्टर का जो भी हम लोग जेम्स ई वाल्टर, ठीक है, द above formula is given by Professor James E. Walter shows how dividend can be used to maximize the wealth of equity shareholders. उनका मानना है, he argues that in the long run share price reflect only the present value of expected dividends. लॉन्ग रन में जब एक बिजनेस पे हम इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग रन में शेयर प्राइस जो है रिफ्लेक्ट करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स। मतलब करेंटली जो डिविडेंड मुझे एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना, शेयर होल्डर जो डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लॉन्ग रन में वो शेयर प्राइस पर रिफ्लेक्ट होता है। एंड रिटेंशन इन्फ्लुएंस, मतलब इसमें क्या होता है ना, जो लोग शेयर को होल्ड करते हैं उनका एक रिटेंशन के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस आता है। रिटेंशन इन्फ्लुएंस स्टॉक प्राइस ओनली थ्रू देयर इफेक्ट ऑन फर्दर डिविडेंड्स। जब भी कोई कंपनी फर्दर डिविडेंड डिक्लेयर करता है, इसमें लोगों को ऐसा फील होता है कि नहीं डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तो क्यों ना शेयर को होल्ड करके रखा जाए। क्या बात सही है कि नहीं है? लॉजिकल लग रहा है ना थोड़ा सा? हेलो, यस सर। थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है ना कि कंपनी शेयर डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तो क्यों ना कंपनी का शेयर को होल्ड करके रखा जाए। तो उसमें ना एक शेयर होल्डर्स जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके मन में एक चलता रहता है कि अच्छा, मैं 5 साल जो होल्ड करके रखेगा उसको तो डिविडेंड ज्यादा ही मिलेगा ना। तो लंबा रन में, लॉन्ग रन में ये देखा जाता है। शॉर्ट रन में विद इन 2 मंथ 3 मंथ्स में ये सब चीज समझ में नहीं आता। बट इन द लॉन्ग रन, मतलब मोर देन 1 ईयर का केस अगर है तो देखा जाता है कि ये इस पे इफेक्ट आता है, डिविडेंड डिसीजंस पे शेयर प्राइस पे इफेक्ट आता है और ऑटोमेटिकली और लोग शेयर को खरीदते हैं और शेयर का दाम बढ़ता है। ऐसा देखा गया है। जैसे रिसेंटली अगर आप आईटीसी का शेयर पे भी देखो ना, वैसा ही एक कुछ इफेक्ट आया है इसमें। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये वॉल्टर का मानना है कि shows how dividend can be used to maximize the wealth of equity shareholders, and he argues that in the long run share price reflect only the present value of expected dividends. Expected dividends, retention of influence stock price only through their effect on further dividends. मतलब फार्दर डिविडेंड डिक्लेयर करेगा यही सोच के साथ लोग उसको रिटर्न कर लेते हैं अपना शेयर को, मतलब स्टॉक को छोड़ के जाता नहीं है। A close study of formula indicated that Professor Walter emphasizes 2 factors which influence the market price of a share. उनका मानना है डिविडेंड पर शेयर शेयर प्राइस को, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट, ये दोनों चीज भी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को इन्फ्लुएंस करता है। दोनों पॉइंट समझ में आ रहा है? उनका मानना है कि मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर जो है
उसको दोनों चीज कंट्रोल कर लेता है। एक है डिविडेंड पर शेयर एंड दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज केई। बिकॉज केई क्यों, नॉर्मली कॉस्ट ऑफ कैपिटल केसी होता है, बट हमारे इस एग्जाम्पल में जो एजम्पशंस के थ्रू से वॉल्टर जा रहा है, आपने देखा इसमें कोई डेब्ट नहीं है, ओनली इक्विटी है। क्या बात आपने समझ रहा कि इसमें कंपनी कोई लोन पे नहीं जा रहा है, कंपनी जो भी उसको फाइनेंस का जरूरत होता है पूरा का पूरा वो इक्विटी मार्केट से ही उठा रहा है। दैट्स वाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड के इज सेम। अगर यहाँ पर केडी भी होता ना, केडी मतलब डिवेंचर्स वगैरह भी उठाते, या केटी मतलब टर्म लोन वगैरह भी होता, तो शायद कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब और थोड़ा अलग होता। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? है दादा। यस सर। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट, ये दोनों पॉइंट शंकर जी समझ में आया वो पॉइंट? हाँ आगे सर। तो अभी मैं थोड़ा डिटेल्स में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अंदर से समझना जरूरी है। इफ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अर्निंग, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अर्निंग, इंटरनल रिटर्न ऑफ रिटर्न अर्निंग मतलब जिस रिटर्न अर्निंग को हम बिजनेस में यूज करेंगे उसका तो एक इंटरनल रिटर्न होगा ना। अगर इंटरनल रिटर्न ऑफ रिटर्न अर्निंग इज हायर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब केई, अगर मेरा बिजनेस का अंदर का रिटर्न मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट से ज्यादा है, द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर मतलब इक्विटी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर मतलब इक्विटी शेयर मतलब ये जो शेयर आप देखते हैं ना, ये जैसे आईटीसी आपको मैं दिखा रहा हूं, अगर आप रिलायंस पे जाओ तो रिलायंस भी दिखेगा, जो भी आप देखना चाहो, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी मतलब जैसे साधारण शेयर है ये कंपनी का, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स सेम बात है। तो अगर if the internal rate of return earning is higher than market capitalization rate, the value of ordinary shares would be high even if dividends are low। मतलब डिविडेंड कम हो सकता है, लेकिन अगर इंटरनल रिटर्न ऑफ रिटर्न अर्निंग मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट से मतलब केई से अगर आईआरआर ज्यादा है, मतलब इफ आईआरआर ग्रेटर देन केसी, केई मतलब इक्विटी कॉस्ट से अगर आईआरआर मेरा ज्यादा है, दैट इज आरओआई भी आप बोल सकते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, तो अगर ऐसा है तो कंपनी का शेयर प्राइस हाई होगा, बट डिविडेंड उस टाइम पे लो हो सकता है, डिविडेंड मार्केट में उस टाइम पे लो हो सकता है। सिमिलरली आगे सुनिए पॉइंट को, फिर आप समझिएगा। However, if the internal return within the business is lower than what the market expects, मतलब जो IRR है, ये उल्टा साइड में ये भी हो सकता है ना कि IRR लेस देन केस के ही, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से या मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट से IRR मेरा कम आ रहा है, मतलब मार्केट में पैसा उठाने का खर्चा ज्यादा और रिटर्न कम, तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ शेयर वुड बी लो, बट इन दिस केस शेयर होल्डर्स वुड प्रेफर ए हायर डिविडेंड। ऐसा हालत में क्योंकि मार्केट में शेयर प्राइस में ग्रोथ नहीं हुआ, अब शेयर होल्डर क्या प्रेफर करेगा कि उनको हायर डिविडेंड दिया जाए। क्यों? बिकॉज मार्केट ग्रोथ में शेयर का वैल्यू तो अप्रिशिएट नहीं हुआ ना। पहले शेयर का दाम, आप आईटीसी को ही दिमाग में रखिए ना, पहले शेयर का दाम या रिलायंस को ही देखिए, शेयर का दाम चल रहा था, कितना दिन का पुराना डेटा ले ले, 5 दिन का नहीं, चलो 6 महीने का। पहले शेयर का दाम 1800 चल रहा था 6 महीने पहले, 6 मंथ्स बैक मार्केट पे शेयर का दाम चल रहा था 1800। अभी शेयर का दाम हाईएस्ट जगह लेवल में गया था बीच में करीब 2200 2300 के समथिंग गया था, मुझे जितना याद आ रहा है 2300 समथिंग। अब मानिए कि अगर कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, तो ग्रोथ कैसे अच्छा होगा? जब कंपनी आईआरआर ग्रेटर देन केई होगा। इज दैट क्लियर? बिजनेस का अंदर का रिटर्न अगर हायर होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो शेयर प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? है दादा। बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो दैट्स वाई अगर मानिए कि आपका शेयर 1800 से 2300 में पहुंचा, तो शेयर होल्डर्स खुश, बिकॉज शेयर का वैल्यू बढ़ा है। ऐसे केसेस में अगर डिविडेंड लो हो, ऐसे केसेस में जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर लो भी है तो चलेगा ना, डिविडेंड लो इज ओके, शेयर होल्डर शेयर का प्राइस बिकॉज शेयर अप्रिसिएशन में तो वैल्यू बढ़ चुका है उनका, तो डिविडेंड लो में वो चैट नहीं करेगा। बात सही कि नहीं है दादा ठीक। अब उल्टा देखो, अब जस्ट ऑपोजिट देखो,
अब इनका कहना है कि शेयर का दाम 5 दिन का डेटा को ले लेते हैं। शेयर का दाम चल रहा था 2020 समथिंग, अभी चल रहा है 1988, करीब कुछ दाम गिरा है। इसका मतलब क्या है? मतलब इन जनरल अगर सोचा जाए, ऐसे तो देखिए 5 दिन में ऐसा रियल और बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। रिसेंटली रिलायंस पे सेबी का कुछ चार्जेस भी लगा है करीब कुछ आई थिंक 15 करोड़ या समथिंग का कुछ पेनल्टीज लगा है कुछ सेबी का कुछ वायलेशंस के कारण, खबर है मार्केट में। तो 1 मंथ में देखें, ठीक है 1 मंथ पे अभी ज़्यादातर तो ये हायर ही दिया है। आईटीसी का अगर मैं देखूँ इसमें कुछ दिखेगा, आईटीसी का अगर देखा जाए 5 दिन में, 6 महीने में, 5 साल में, 1 साल में, हाँ अब ऐसे सोच सकते हो कि इसका दाम देखिए, इसका दाम 250 था, ऐसे आईटीसी ने किया भी है, ऐसा आईटीसी ने किया भी है। इसका दाम 250 के समथिंग चल रहा था, बट रिसेंट ट्रेंड में इसका दाम काफ़ी गिर के 150 के आसपास चला गया था 1 साल के अंदर। और ऐसा केसेस में कंपनी को अगर शेयर होल्डर को रिटर्न करना है ना, तो उसको हाई डिविडेंड देना होता है। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया था, आईआरआर जो था, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो था, लेस देन केसी का कॉन्सेप्ट में, केई के कॉन्सेप्ट में चल रहा था। मतलब उसका अंदर का रिटर्न अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा हो रहा था, सॉरी कम हो रहा था, रिटर्न कम हो रहा था। और ये रिटर्न कम होना, ये जो रिटर्न कम होना है ना, ये इनका शेयर होल्डर को कैसे टिकाएगा? फिर हाई डिविडेंड दो। अगर आप हाई डिविडेंड दे दोगे ना, शेयर होल्डर खुश रहेगा और आपके पास रह जाएगा कंपनी के पास। तो ये वॉल्टर का मानना है, ये वॉल्टर का मानना है। अब इस पे काफी सारा पॉइंट आ सकता है। पूरा का पूरा डिविडेंड पॉलिसी खत्म होने के बाद ना, सब अलग अलग जो थ्योरीज है इसको लेके ना बैठिएगा अपना एक लिस्ट बना के, फिर सोचिएगा, और फिर खुद भी जब मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको और दिमाग में आता जाएगा भाई क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन करेंटली वॉल्टर पे ध्यान रखते हैं क्योंकि ये रिलेवेंसी थ्योरी पे विश्वास रखते हैं। The value of share would be low. In such a case, shareholder would prefer a higher dividend, because so that they can utilize the funds so obtained elsewhere in more profitable opportunities. मतलब जो भी उनको फंड मिलेगा, उनको वो किसी और जगह में डाल के उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। मतलब जो भी उनका इन्वेस्टमेंट लॉस हो रहा है, अब कोई लॉस तो करना नहीं चाहेगा ना, मतलब इन जनरल तो नहीं चाहते हैं, तो एग्जैक्टली वो दूसरा कोई एवेन्यू ढूंढेगा अपना शेयर को जहां से उनको अच्छा मिले। लॉजिकल है। Walters model explain why market price of share of growing companies are high even though the dividend paid out is low. क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? वॉल्टर का मॉडल एक बहुत बड़ा बात करता है। वाई मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ग्रोइंग कंपनीज, जो ग्रोथ कंपनीज है उसका डिविडेंड पे आउट बहुत लो होते हैं। क्योंकि उसका शेयर प्राइस खुद बहुत ज्यादा प्रीमियम में चल रहा होता है, अगर डिविडेंड कम भी दे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिकॉज वो ग्रोथ कंपनीज है, उसका डिविडेंड ज्यादा होता नहीं है। मैच्योर कंपनीज का डिविडेंड हाई होता है, बिकॉज वो अभी करेंटली कोई न्यू एवेन्यूज ढूंढ नहीं पा रहा है। मतलब उसका ग्रोथ अगर फिर से आएगा तो फिर देखा जाएगा। जैसे कि मैं आईटीसी, कोल इंडिया, ऐसे कंपनीज के केस में बताता रहता हूं कि इनका ग्रोथ नहीं है, मैच्योर है, तो डिविडेंड से ही चलेगा। ये प्रॉफिट भी बहुत हाई है इनके पास, मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न अर्निंग भी है। लेकिन जब बात आ जाता है ग्रोथ का, तो वाल्टर मॉडल बहुत टॉप लेवल का बात करता है कि वाई मार्केट प्राइस शेयर ऑफ ग्रोइंग कंपनीज आर हाई इवन दो द डिविडेंड पेड आउट इज लो. It also explains why the market price of share of certain companies which pay higher dividends and retain very low profit is also high. Why the market price of shares of certain companies जो डिविडेंड भी हाई देता है और रिटर्न बहुत कम करते हैं, वेरी लो प्रॉफिट इज ऑल्सो हाई, उनका भी शेयर प्राइस हाई रहता है इस कॉन्सेप्ट के साथ कि क्योंकि शेयर प्राइस तभी हाई उनका थोड़ा बहुत रहेगा क्योंकि उनका जो डिविडेंड देने का तरीका है वो बहुत सारा शेयर होल्डर्स को उनके पास रोक के रखेगा कि नहीं कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा। मतलब दोनों को ना एक कहीं ना कहीं ये कन्फ्लिक्ट भी हो रहा है कि एक तरफ वो बोल रहे हैं ग्रोथ कंपनीज डिविडेंड सॉरी, ग्रोथ कंपनीज डिविडेंड कम पे करता है, डिविडेंड पे आउट इज लो है, बट कंपनी का शेयर बढ़ रहा है। शेयर ऑफ ग्रोइंग कंपनीज आर हाई इवन तो द डिविडेंड पे आउट इज लो। उल्टा साइड में ये भी बोल रहे हैं कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ सर्टेन कंपनीज व्हिच पे हायर डिविडेंड्स, डिविडेंड हाई दे रहा है, रिटर्न कम कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट इज ऑल्सो हाई, कंपनी का प्रॉफिट भी हाई जा रहा है, डिविडेंड हाई दे रहा है, रिटर्न कम कर रहा है, प्रॉफिट हाई जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है।
इसमें आप आईटीसी का नाम ले सकते हो, ये वाला में डिविडेंड हाई देता है, रिटर्न बहुत कम करता है डिविडेंड, क्योंकि शेयर होल्डर को दे देते हैं ना, रिटर्न बहुत कम करते हैं, शेयर होल्डर को दे देते हैं, लेकिन प्रॉफिट इनका हाई रहता है बिकॉज इनका बिजनेस मॉडल के कारण। बोलिए मुझे ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एरिया था, ये एरिया बहुत गजब का था। है दादा। शंकर जी क्लियर है ना ये एरिया? हाँ ये क्लियर है, मतलब ये मैच्योर्ड कंपनी में कंपनी के ये हाँ। कॉन्सेप्ट है। हाँ मैच्योर एंड ग्रोथ, पहले वाला तो ग्रोथ में था, हाँ, सेकंड वाला पहले मैच्योर। वाला ग्रोथ है, दूसरा ये मैच्योर्ड कंपनी। मैच्योर। ओके, तो एज एक्सप्लेन अबव, मार्केट प्राइस इज डिपेंडेंट अपॉन टू फैक्टर्स। मार्केट प्राइस इनका मानना है दो फैक्टर में डिपेंड करता है, द क्वांटम ऑफ डिविडेंड एंड सेकेंडली प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज। अगर डिविडेंड हाई रेट में रहेगा वो भी मार्केट प्राइस को इफेक्ट करता है, और अगर प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस का तो वो भी शेयर प्राइस को बहुत ही टॉप लेवल पे लेके जाता है। तो आप लोग जब भी किसी कंपनी का शेयर को चूज करें ना, तो अब दो चीज जरूर ढूंढे, या तो कंपनी का डिविडेंड रेट बहुत हाई चल रहा है तो फिर वैसा शेयर लेने में अच्छा रहेगा, या फिर कंपनी का बहुत प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज है। तो ये दो पॉइंट बहुत ही गजब का पॉइंट है, मैं मानता हूँ कि इसमें वाल्टर गजब लेवल का बात कहा है। Available to the company in investing the earnings return. It is obvious that when a company retains a part of its profit, it has to think in terms of the cost of such retention. ये भी देखना पड़ता है, पैसा को रिटर्न करने, अगर आपको बहुत सारा पैसा मेंटेन करना है तो उसका एक खर्चा भी तो आता है ना, बहुत सारा पैसा को रिटर्न करने का खर्चा भी होता है। अगर आपके पास 500 करोड़ है, 600 करोड़ है, उसको मेंटेन करने का एक चार्जेस तो लग ही जाता है। तो ये भी वो देखना पड़ता है कि कॉस्ट ऑफ सच रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन वेदर इट इज चीपर एंड मोर प्रॉफिटेबल। अगर पैसा रिटर्न करना प्रॉफिटेबल है तो रिटर्न करो, अगर पैसा रिटर्न करना सस्ता है तो सस्ता में आप रिटर्न कर सकते हो। फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी टू हैव ए कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिटर्न इन द बिजनेस और गेट सेम इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड। This involves a comparison between the cost of retained earning and cost of distributing them. The cost of retained earning therefore involves an opportunity cost, that is the benefit which shareholder forgo in terms of leaving the funds in the business. अब चलिए इसको ना कुछ प्रॉब्लम के साथ देखते हैं तो मजा आएगा। 3 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ गया, एक IRR, दूसरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कैपिटलाइजेशन रेट, या फिर ऑप्टिमम पे आउट। ऑप्टिमम पे आउट मतलब डिविडेंड पे आउट। As we know, Walter approach considered two factors. Following is the conclusion of Walter's model. पहला ग्रोथ कंपनी, दूसरा कांस्टेंट कंपनी, तीसरा डिक्लाइन कंपनी। अगर कंपनी ग्रोथ है तो आर मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या IRR बोल सकते हो आप। अगर आर ग्रेटर देन KE है तो कोरिलेशन बिटवीन साइज ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर नेगेटिव होगा। ग्रोथ कंपनी डिविडेंड ज्यादा देगा नहीं ना, मतलब साइज ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होगा। मतलब अगर साइज ऑफ डिविडेंड, ग्रोथ कंपनी है, मार्केट प्राइस उसका हाई होगा, ग्रोथ कंपनी का मार्केट प्राइस हाई होगा और डिविडेंड कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। कंपनी अगर ग्रोथ वाला है तो मार्केट प्राइस हाई, डिविडेंड क्या होगा शंकर जी? डिविडेंड जीरो हो जाएगा ना, डिविडेंड लो, डिविडेंड लो, एंड इवन इन सम केसेस इट विल बी जीरो। डिविडेंड पे आउट रेशियो जीरो भी हो सकता है बिकॉज वो ग्रोथ में है, मार्केट प्राइस में आप जो कमाना है कमाओ। सेकेंड थिंग, अगर कंपनी कांस्टेंट लेवल पे है, कांस्टेंट भाई ना तो ग्रोथ में है और ना ही डिक्लाइन कर रहा है, मतलब आपका आर और KE इक्वल में है, मतलब IRR एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल में है, इसमें नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं है। एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम, जो भी पे आउट करो वो ऑप्टिमम है। अब जितना दोगे वही, मतलब एक ऑप्टिमम रेशियो से डिविडेंड देना पड़ेगा। एंड जब डिक्लाइनिंग फॉर्म होगा, आर लेस देन KE, मतलब आपका रिटर्न जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है, ऐसा केसेस में आप डिविडेंड पॉजिटिव दो, मतलब इसमें आपका मार्केट प्राइस ज़्यादा हाई नहीं होगा बट आपका डिविडेंड साइज हाई होगा, और ऐसे केसेस में आपको 100% डिविडेंड दे देना चाहिए। मतलब ये वाल्टर कहता है 100% देंगे या 50% देंगे, इस पर बहुत सारा मतलब डिबेट चल सकता है, ठीक है। 50% भी दे सकते हैं, 100% भी दे सकते हैं, बट वाल्टर के हिसाब से 100% दे देना चाहिए। जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है आप सबको जितना जिसका बनता है उसको दे दो। फालतू में फेंक के रखोगे, बिजनेस पे कोई ग्रोथ नहीं है, उल्टा क्या होगा, जो शेयर होल्डर है उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो अगर कॉन्फिडेंस को रखना है, उनको पेमेंट कर दो तो वो शायद आपके पास और 2 साल रह जाए। मतलब यू हैव टू थिंक फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है।
तो ये जो भी वाल्टर ने कहा, ये 3 तरह का कंपनी के लिए कहा, एक ग्रोथ, एक कांस्टेंट और एक डिक्लाइन। तो मुझे बताइएगा ये रिलेशनशिप क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अगर सपोज कीजिए IRR, इंटरनल रेट ऑफ, जो लास्ट थर्ड स्टेज है, हाँ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जी, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है, हाँ तो इसका मतलब ये क्या शो करता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, हाँ, डिक्लाइन में जा रहा है, प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब डिक्लाइन में जा बिजनेस, रहा है। बिजनेस का अभी बिजनेस जो है ना, शायद उसके पास प्रॉफिट पुराना है, बट करेंटली उसका बिजनेस डिक्लाइन में है, मतलब उसका ग्रोथ तो एकदम ही नहीं है। ग्रोथ तो फिर वो अभी क्योंकि आप डिविडेंड तो प्रॉफिट पे ही दे सकते हो ना, तो फिर वो पुराने वाले प्रॉफिट, पुराना वाला जो आपने हाँ प्रॉफिट हाँ लिया हाँ, उसके बेसिस पे आप डिविडेंड दो। पुराना प्रॉफिट से दे सकते हैं आप, पुराना प्रॉफिट से दे सकते हैं, या फिर प्रॉफिट लो हुआ है ऐसा मान के चलेंगे आप लोग। प्रॉफिट हुआ है डिक्लाइन में, तो ऐसा तो नहीं कि डिक्लाइन में प्रॉफिट नहीं हो सकता, प्रॉफिट होगा। पहले 100 करोड़ होता था, अभी 10 करोड़ होता है। पहले 100 करोड़ होता था, अभी 10 करोड़ हो रहा है, तो 10 करोड़ में देना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, तो बेहतर है कि आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस रह जाएगा। मतलब फॉर द डिक्लाइनिंग बिजनेस। क्लियर है शंकर जी? नहीं, मुझे ये रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली, IRR और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। IRR, इंटरनल क्योंकि रेट ऑफ कॉस्ट, रिटर्न। हाँ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है जो आपका प्रॉफिट, जो क्या कहते हैं, जो आपका प्रॉफिट, सपोज कीजिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है कि मतलब बिजनेस में 20% का प्रॉफिट है, या ठीक है। 15% का प्रॉफिट है, हाँ हाँ या हाँ 10% का प्रॉफिट है। हाँ लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जो बेसिकली आप जो आउटसाइड सोर्सेस से, जो इक्विटी से जो फंड प्रोक्योर कर रहे हैं, उसका जी कॉस्ट है। जी। तो एक तो रिटर्न है और दूसरा कॉस्ट है, इसका रिलेशन थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया। से फॉर एग्जांपल से फॉर एग्जांपल आपका देखिए, आर लेस देन के। सपोज मानिए कि आपने किसी जगह से 10 लाख का फंड प्रोक्योर किया था, प्रोक्योर किए थे, तो उसका कॉस्टिंग आपका था 15%। अब यही 10 लाख, मतलब दिस इज योर फाइनेंस कॉस्ट, ओके। जब इसने आपको इन्वेस्टमेंट किया था, आपने बिजनेस पे ही इन्वेस्टमेंट किया था किसी प्रोजेक्ट में, तो यही 10 लाख आपको 12% कमा के दे रहा है, या 10% कमा के दे रहा है। तो आपका आर कितना हो गया शंकर जी यहाँ पर? हाँ, 10% हो गया, और के आपका हो गया 15%, 15%। हाँ, 15%। तो 10% इज लेसर देन 15%। तो इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस डिक्लाइन में है। ये तो क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ जी। मतलब आपका रिटर्न कम आ रहा है क्योंकि, लेकिन आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है, मतलब आमदनी 58 हो रहा है, खर्चा रुपया हो रहा है, इन सिंपल बोले तो आमदनी 58 हो रहा है, खर्चा रुपया हो रहा है, तो बिजनेस आपका डिक्लाइनिंग स्टेज में जा रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या डिक्लाइनिंग स्टेज में कोई भी बिजनेसमैन चाहेगा कि उसका शेयर होल्डर उसको छोड़ के चले जाए? नहीं, नहीं जाएगा। नहीं चाहेगा। शेयर होल्डर शुड लीव और नॉट? देखिए, शेयर होल्डर्स तो अपने मर्जी में ही आ सकता है, जा सकता है, खुला मार्केट है, ऑर्डिनरी शेयर्स है। लेकिन अगर तो उसको एक, रिटेन करने के लिए उसको डिविडेंड देना पड़ेगा। एग्जैक्टली उसको रिटेन करने के लिए उसको डिविडेंड देना होगा। जो भी उसका पुराना प्रॉफिट है, और जो भी उसका इस साल का अगर प्रॉफिट थोड़ा लो हुआ है पहले से, ठीक है, तो जो भी उसके पास प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, वो पुराना प्रॉफिट भी यूज कर सकता है, तो वहां से डिविडेंड देगा। कुछ कंपनी जैसे है जिसके पास काफी पुराना प्रॉफिट है, बहुत हाई फाई प्रॉफिट है उसके पास, तो उसी से डिविडेंड देना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट शेयर होल्डर्स उसके पास रहे, ताकि वो कम से कम इस साल नहीं तो कम से कम 1 साल बाद कुछ ना कुछ नया सोचेगा। लेकिन अगर वो डिविडेंड नहीं देगा, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ अपना शेयर विथड्रॉ कर लेगा, फिर कंपनी के पास रहेगा क्या? 2 दिन पहले जो कंपनी करोड़ों का दिख रहा था, कुछ दिन बाद वो कंपनी 1 रुपया का भी नहीं दिखेगा, बिकॉज शेयर होल्डर्स कॉन्फिडेंस टोटली लूज हो जाएगा। बोलिए शंकर जी, आप समझ में आया कि नहीं आया?
समझ में? मतलब इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी के पास रिटेन या सरप्लस फंड रखा हुआ है विदाउट इन्वेस्टेड अनइन्वेस्टेड, तो इसका मतलब कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छी है, जी। ऐसे ही समझेंगे ना हम इसको, ऐसे ही रीड करेंगे। हाँ, आप ऐसे समझ सकते हैं कि सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, अनयूटिलाइज्ड फंड लेकिन पड़ा हुआ है, लेकिन बिजनेस अभी ग्रोथ में नहीं है, बिजनेस में ग्रोथ लेकिन नहीं है, उसके पास लाइन है, हाँ, उसके ऑप्शन पास नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं है, कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा ऑप्शन नहीं है, इस वजह से वो है। सरप्लस फंड उसके पास पड़ा हुआ है। जी जी, एग्जाम एग्जाम, दैट इज एकदम सिंपल। अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके पास, अपॉर्चुनिटी ढूंढ भी नहीं पा रहे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूज भी नहीं कर पा रहे, बिजनेस डिक्लाइनिंग स्टेज में है। ऐसा केसेस में अगर आपको रिटेन करना है शेयर होल्डर्स को, तो लॉजिकल है कि आप 100% पे आउट कर दो डिविडेंड वगैरह, तो एटलीस्ट कंपनी रनिंग में रहेगा, शेयर होल्डर भी रहेगा, खुश रहेगा, और नए जोश के साथ कुछ ना कुछ सोचेगा। तो इन्वेस्टमेंट एज ए शेयर होल्डर, इन्वेस्टमेंट उन्हीं फर्म्स में करना मतलब आइडियल है जो ग्रोथ वो है स्टेज पे है, हाँ, ना कि मैच्योर स्टेज पे। हाँ, आप मिक्सड अप भी कर सकते हो, अगर आप थोड़ा रिस्क उठाना चाहते हो। देखिए, ग्रोथ कंपनीज में रिस्क बहुत हाई होते हैं। ग्रोथ का अगर कोई कंपनी ग्रोथ स्टेज में है तो मतलब इसका रिस्क भी हाई है ना। लेकिन अगर कोई कंपनी कांस्टेंट या डिक्लाइनिंग मैच्योर। स्टेज में है, ये मैच्योर है, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं इसके पास काफी रिजर्व है। तो इसमें आपका पैसा डूबेगा नहीं, इसमें आपका पैसा डूबेगा नहीं। मतलब डिक्लाइनिंग का भी अगर बहुत खतरनाक डिक्लाइनिंग है तो फिर अगर रिलायंस कम्युनिकेशन होगा तो कौन जाएगा, वैसा बात नहीं कर रहा। यस बैंक होगा तो कौन जाएगा, वैसा वाला नहीं। एक नॉर्मल चल चल रहा था बिजनेस, अचानक से कंपनी थोड़ा सा स्टेबल हो गया, जैसे कुछ दिन पहले आईटीसी का था। ठीक है, कोल इंडिया का एक अगर बात करें, बहुत ग्रोथ नहीं है, बिकॉज धीरे धीरे ये सब एनर्जी का थोड़ा प्रॉब्लम भी है। ठीक है, तो बिजनेस पे ग्रोथ नहीं है, बट एक कांस्टेंट लेवल पे चल रहा है या डिक्लाइन कर रहा है किसी कारण से, हल्का फुल्का कुछ दिन तो चलेगा मोस्टली फिर। क्या लार्ज कैप, हाँ लार्ज कैप फंड्स बेसिकली वही मैच्योरिटी स्टेज में ज्यादातर होते होंगे शायद फिर। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा केसेस में एक जो लोग पोर्टफोलियो बनाने के टाइम पे, आप खुद से जब पोर्टफोलियो को बिल्डअप करेंगे, आप दोनों का एक मिक्सड अप भी कर सकते हैं कि कुछ रिस्की में दे दिए, तब जाके आपका हाई ग्रोथ भी आ जाएगा और उसमें आपका अच्छा खासा मतलब प्रॉफिटेबल सिचुएशंस में पहुंच जाएंगे। और कुछ पैसा आप मैच्योर में भी रखिए, ताकि आपका जो बैलेंस है वो बैलेंस रहे, मतलब थोड़ा बहुत कि सिक्योर चलो टाइप। सिक्योर्ड रहे थोड़ा। हाँ। इस तरह से कर सकते हैं। सारा का सारा ठीक। पैसा अगर आप ग्रोथ में डाल देंगे तो हो जाएगा कि जो ग्रोथ में हो सकते हैं वो गिर भी सकता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट के साथ चला जा सकता है। अब देखिए, ये रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, हर कोई झुंझुन वाला नहीं होता। हर कोई वारेन बफेट नहीं होता। सबका अपना अपना पर्सनल ना एक एपेटाइट होता है कि मेरे साथ क्या सूट करेगा। तो जो आप बेयर कर सकते हो, जो आपके साथ सूट करता है, आपको वैसा चलना चाहिए। तो दैट्स हाउ वाल्टर मॉडल इज बेस्ड ऑन। तो आई होप कि आपको वाल्टर मॉडल बड़ा मजा आया होगा। एडवांटेज इसका है कि ये फार्मूला इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंप्यूट. It can envisage different possible market price in different situations and consider internal rate of return, market capitalization rate, and dividend payout ratio in the determination of market value of shares. Limitation of Walters model. Limitations of Walters model क्या है? The formula does not consider all the factors affecting dividend policy and share price. Moreover, determination of market capitalization rate is difficult. मतलब इनका जो market capitalization rate है ना, इसको find out करना difficult है। मतलब इक्विटी वाले को कितना कॉस्ट होगा, इसको डिटरमाइन करना काफी टफ होता है। जैसे डेब्ट का कॉस्ट डिटरमाइन करना इजी है कि मैंने इतना लोन लेंगे, बैंक में मुझे इतना लोन का इंटरेस्ट मांगा, मैं डिवेंचर के लिए इतना मांगा था तो डिवेंचर होल्डर ने मेरे से इतना मांगा। बट इक्विटी वाले का जो रेट है ना, वो पक्का पक्का बोलना बहुत मुश्किल होता है। फर्दर द कैसे फॉर्मूला, कैलकुलेट होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब जैसे शेयर, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर है, वो जब मार्केट में इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट का एक चैप्टर्स होगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा उसमें। इसका काफी सारा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, एक फॉर्मूला नहीं है इसका। मतलब इक्विटी वाले को कितना चाहिए, इसका कोई फिक्स रेट नहीं है ना। आप बात समझ रहे हैं कि जो इक्विटी होल्डर है, आप कंपनी में इन्वेस्ट करने के टाइम पे ऐसे बोलते हैं कि मुझे इतना परसेंटेज दे दो, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो दैट्स वाई कि थोड़ा ट्रिकी है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक चैप्टर्स होगा, उसमें मैं डिटेल्स में बताऊंगा आप लोगों को कितना तरह का तरीका होता है इक्विटी कैलकुलेट करने का। तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा ट्रिकीनेस है, मतलब जो वॉल्टर जो बता रहे हैं, ये एक इसका लिमिटेशन है। एंड दूसरा पॉइंट है, द फॉर्मूला इग्नोर सच फैक्टर्स एज टैक्सेशन।
वेरियस लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, मैनेजमेंट पॉलिसी, एटीट्यूड टुवर्ड्स डिविडेंड पॉलिसी एंड सो ऑन, ये सब के बारे में इन्होंने चुप रहा, कुछ ना बोला। तो हर चीज़ का बुराई भी होते हैं, अच्छाई भी होते हैं। तो ये था, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रोशनी, शिवम देख रहे हैं ना तुम लोग? है दादा। XYZ लिमिटेड अर्न्स ₹10 पर शेयर में 10 रुपया अर्न किया। कैपिटलाइजेशन रेट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट जो है दैट इज 10% एंड 12%। कैपिटलाइजेशन रेट बोला 10% एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट बोला 12%। डिटरमाइन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड द प्राइस ऑफ द शेयर एट द पे आउट। सिंस यहाँ पर अगर आप देखें कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटलाइजेशन रेट मतलब दैट इज दिस इज KE एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब R, दैट इज IRR भी बोल सकते हैं आप। तो R ज्यादा है या KE ज्यादा है? R ज्यादा है। R ज्यादा है, KE इसका 10% है। तो R ग्रेटर देन KE है तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो वुड बी 0, मतलब ग्रोथ फार्म है। तो आप डिविडेंड मतलब ये देख के आपको पता चलेगा कि ये ग्रोथ है कि डिक्लाइनिंग है कि कांस्टेंट है, तो आपका डिविडेंड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जो भी इसका नेचर है, मैंने आप लोगों को अभी टेबल दिखाया, ग्रोथ फार्म 0 डिविडेंड पे आउट है, तो डिविडेंड इसका 0 हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जो उसका फॉर्मूला एकदम स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को शेयर किया था, अब उसी फॉर्मूला में अगर पुट कर दे ना, ये वाला प्राइस, मार्केट प्राइस इक्वल्स टू डिविडेंड प्लस R बाई KE इंटू E माइनस D डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई KE। तो 0 प्लस R फॉर 0.12 मतलब 12% है ना, तो सब पॉइंट में ट्रांसफर कर दीजिए। 12 डिवाइडेड बाई 100 कीजिए, 0.1। 10% को ट्रांसफर कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, 0.10 हो जाएगा। मतलब पॉइंट में करने से सुविधा होता है। तो D डिविडेंड प्लस, तो डिविडेंड आपका 0 है, 0.12 डिवाइडेड बाई 0.10। E फॉर अर्निंग पर शेयर आपका कितना है? 10 रुपया पर शेयर है और डिविडेंड आपका 0 है और होल डिवाइडेड बाई KE आपका 10% है तो 0.10। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपका P आता है 120। दैट मीन्स the optimality of the above payout ratio can be proved by using 25%, 50% and 75% एंड 100% पे आउट रेशियो। अब देखिए कि जब कंपनी 25% पे आउट करते हैं, मतलब जो भी उसका पास प्रॉफिट रहता है ना, उसका अगर वो 25% मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दे डिविडेंड वगैरह, तो उसका क्या सिचुएशन होता है? 25% पे आउट रेशियो अगर है तो उसका प्राइस कितना होगा? 2.5 उसका 25% ना, तो 25 मतलब आपका अब ऐसा बोल सकते हो इसको, मतलब डिविडेंड इक्वल्स टू 25% आपका पे आउट रेशियो। मतलब पहले हम लोगों ने 0 माना था, अब क्या मान रहे कि पे आउट रेशियो 25% है। तो ऐसा केसेस में आप सेम फॉर्मूला में डालो और देखो आप डिविडेंड पे आउट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सेम फॉर्मूले में डालोगे ना, आपका प्राइस आ जाएगा 115। जब आप 50% पे आउट रेशियो कर रहे हो तो आपका प्राइस आ जाएगा 110। जब आप 75% पे कर दोगे आपका शेयर प्राइस हो जाएगा 105, और जब आप 100% पे आउट कर दोगे तो आपका शेयर प्राइस हो जाएगा 100। सेम फॉर्मूला में आपने डालते गया। अब ये चीज़ आपको एक ट्रेंड दिखा रहा है कि जब आपने, ये आपका ग्रोथ फार्म है ना, तो ग्रोथ फार्म में नॉर्मल सेंस क्या कहता है कि आपको डिविडेंड नहीं देना है और आपका शेयर प्राइस 120 आया। लेकिन अगर ग्रोथ फार्म है और अगर वो फिर भी डिविडेंड पे आउट कर देगा, जैसे 25%, 50%, जितना ज़्यादा डिविडेंड पे आउट कर रहा है, बिजनेस में ग्रोथ का पैसा कम हो रहा है और सिमिलरली शेयर का दाम भी धीरे धीरे कम हो रहा है। 120 से 115 आया, फिर 115 से 110, 105, जब पूरा का पूरा पे आउट कर दिया तब 100, शेयर प्राइस एकदम 100 में जाके गिरा। क्या आपने देखा? कुछ समझ में आया? यस सर। रोशनी, शंकर जी, समझ में आया? है दादा। हाँ समझ में आ गया। ठीक है, तो बेसिकली प्रूफ की मैंने, वॉल्टर ने प्रूफ भी किया कि डिविडेंड अगर आप पे करोगे तो शेयर प्राइस पे इफेक्ट आता है। ठीक है, सिमिलरली एक दूसरा सम्स दिया है यहाँ पर। ठीक है, कि कुछ ये सम्स एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एक बार प्लीज ट्राई कीजिएगा, घर पे हो जाएगा। ठीक है तो ये एक इलस्ट्रेशन जो है, ये मैंने ऑलरेडी आपको नोट शेयर करके रखा
ये इलस्ट्रेशन 3 एक बार प्लीज ट्राई कीजिएगा, वाल्टर मॉडल में ही करना होगा, हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट मॉडल नेक्स्ट दिन बात करेंगे। एक बार मैं बस आपको गॉर्डन मॉडल का कुछ कॉन्सेप्ट एक बार बता देता हूँ, इसका जो फॉर्मूला है और जो इसका कॉन्सेप्ट है एक बार बता देता हूँ, ठीक है। गॉर्डन थोड़ा सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू गॉर्डन्स मॉडल, डिविडेंड इज रेलेवेंट एंड डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए कंपनी अफेक्ट इट्स वैल्यू, ठीक है। अब थोड़ा इजी हो जाएगा। द फार्म मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumptions। फार्म इज एन ऑल इक्विटी फार्म दैट इज नो डेब्ट। सेम बात है कि भाई गॉर्डन का मानना है कि कोई इक्विटी नहीं रहेगा, कोई डेब्ट नहीं रहेगा, पूरा का पूरा इक्विटी में ही चलेगा। IRR विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो चेंज नहीं होगा, ये दूसरा सोच रहा है। बिकॉज चेंज इन IRR विल चेंज द ग्रोथ रेट। अगर IRR चेंज होगा तो ग्रोथ रेट चेंज हो जाएगा, एंड कंसिक्वेंटली द वैल्यू विल बी अफेक्टेड, हेंस इट्स assumption इज नेसेसरी। मतलब इनका मानना है कि IRR सेम रहेगा, ये मुझे समझ में नहीं आया, बट फिर भी बोल रहे हैं तो कुछ तो समझना पड़ेगा। IRR सेम कैसे रह सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। K विल रिमेन कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज चेंज इन डिस्काउंट रेट विल अफेक्ट द प्रेजेंट वैल्यू। रिटेंशन रेशियो दैट इज, जिसको B से डिनोट कर रहा है, वंस डिसाइडेड अपॉन इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी फॉलोड। मतलब इनका मानना है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो में चेंजेस नहीं आएगा, जब भी डिविडेंड देना है एक कांस्टेंट पे आउट रेशियो में देंगे। एंड ग्रोथ रेट जो रहेगा बिजनेस का, दैट इज G इक्वल्स टू BR is also constant. Since retention ratio and IRR will remain unchanged, then growth, which is fluctuation functions of these two variables, will remain unaffected. मतलब ग्रोथ भी होगा तो एक कांस्टेंट ग्रोथ होगा, मतलब इनका मानना है कि कांस्टेंट ग्रोथ पे। अब इनका जो डिसीजन है वो है, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी ग्रेटर देन ग्रोथ, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ग्रेटर देन G फॉर ग्रोथ रेट, this assumption is necessary and based on the principles of series of some geometric progression for n number of years. ऑल इन्वेस्टमेंट प्रोपोजल ऑफ द फार्म आर टू बी फाइनेंस थ्रू रिटेन अर्निंग ओनली। ये भी सेम तरह का सोच रहा है कि पूरा का पूरा फंड जो अर्निंग है रिटेन अर्निंग के थ्रू से करेंगे। और इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है गॉर्डन का, P0 इक्वल्स टू E1 इंटू 1 माइनस बी होल टू द पावर ए होल डिवाइडेड बाई KE माइनस BR। अब इसी फॉर्मूला के थ्रू से ये क्या कहना चाहता है, P0 फॉर प्राइस पर शेयर, E1 फॉर अर्निंग पर शेयर, रिटेंशन B फॉर रिटेंशन रेशियो, मतलब 1 माइनस बी इक्वल्स टू पे आउट रेशियो। मतलब अगर आपका रिटेंशन रेशियो का मतलब क्या है, टोटल अगर आपका 1 है, उनमें से आप B दे दो, 1 में से आप B दे दो तो आपका बचेगा क्या, पे आउट रेशियो। तो रिटेंशन रेशियो का मतलब होता है अगर आपका 1 माइनस बी हो जाए तो 1 माइनस बी इक्वल्स टू पे आउट रेशियो, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज KE एंड R इक्वल्स टू 1 IRR एंड BR इक्वल्स टू ग्रोथ रेट। और इनका मानना है according to Gordon model, when IRR is greater than cost of capital, the price per share are increase and dividend payout decrease. जब IRR KE से ज्यादा होगा, कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज करेगा एंड डिविडेंड पे आउट कम होगा, ठीक है, ये तो लास्ट में भी था। ऑन द अदर हैंड, व्हेन IRR इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द प्राइस पर शेयर डिक्रीज एंड डिविडेंड पे आउट भी इंक्रीज करेगा। तो ग्रोथ फार्म के लिए इनका मानना है कि R ग्रेटर देन KE एंड ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट 0। कांस्टेंट के लिए इनका मानना है कि R इक्वल्स टू KE एंड देयर इज नो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। ये पॉइंट में थोड़ा अलग है, गॉर्डन और वाल्टर का डिफरेंस देख लीजिए, देयर इज नो ऑप्टिमम रेशियो, और वाल्टर क्या कहता था, व्हाटएवर पे इज देयर दैट इज ऑप्टिमम, जितना पे करेगा वही ऑप्टिमम है। वाल्टर का देखिए एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम, और इनका मानना है कि देयर इज नो ऑप्टिमम रेशियो, ये थोड़ा अलग है। बाकी दोनों जगह में दोनों सेम ही बात कर रहे हैं। डिक्लाइनिंग के केस में वही R लेस देन KE होगा, और इनका मानना है कि 100% दे देना चाहिए। अब ये था गॉर्डन का कॉन्सेप्ट, वाल्टर वाला काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स था, अभी गॉर्डन में आप पूरा का पूरा खेल समझ ही गए हैं। बस आपको इसी चीज़ को एक क्वेश्चंस के साथ देखें। नेट प्रॉफिट देके रखा है आपका 30 लाख का प्रॉफिट किया XYZ लिमिटेड अपने एनुअल रिपोर्ट में बोल के रखा है। आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब मार्केट में प्रेफरेंस शेयर्स जो है उनका 100 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, इसका 12% के रेट में प्रेफरेंस वालों को रिटर्न देना पड़ता है। इक्विटी शेयर है 3 लाख का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20% का, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% का। कैलकुलेट प्राइस पर शेयर यूजिंग गॉर्डन मॉडल व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 25%, 50%, 100%। नेट प्रॉफिट 30 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड दे दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट से सबसे पहले डिविडेंड वाले को, प्रेफरेंस वाले को देना पड़ता है, उसके बाद इक्विटी वाले को मिलता है। तो 30 से अगर 12 चला जाएगा
तो बचेगा 18 और यही 18 आपका इक्विटी के लिए, तो अर्निंग पर इक्विटी शेयर होल्डर 18 और देयरफॉर अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा? अगर 18 लाख आपके पास है और नंबर ऑफ इक्विटी 3 लाख है तो अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा? 6। ये समझ में आया शंकर जी? ये समझ में आया ना? है दादा। हाँ ये समझ में आया। अब बस क्या करना है, गॉर्डन का जो फॉर्मूला है उसमें एक बार पुट कीजिए। Hence here E1 equals to 6 मतलब अर्निंग पर शेयर equals to 6 and KE equals to आपको कैलकुलेट करना है। When dividend payout ratio is 25%, डिविडेंड पे आउट रेशियो मान के चल रहे 25% का है, बस इसी फॉर्मूले में आप पुट कीजिए 6 इंटू 0.25 1 माइनस बी, ठीक है, 0.25 25% के रेट पे एंड डिवाइडेड बाई 0.16 दैट इज आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.16 था ना, ये देखिए 16% मतलब 0.16 इन माइनस बी आर मतलब 0.75 इंटू 0.2, ठीक है, मतलब 25 अगर चला गया आपका, बी आर मतलब क्या 1 माइनस बी, तो 25 अगर चला गया तो 1 में से 25 चला गया तो आपका रहता कितना है 75, तो 0.75 इंटू आर फॉर आपका 20 है, दैट इज वाई 0.2। तो ये तो फॉर्मूला है, पुट करने से आ जाएगा, ऐसे में कुछ नहीं है। अब जब खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा ना तो अभी जब कॉपी में लिख के करेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है। लेकिन पॉइंट है कि इसका शेयर प्राइस देखिए, जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% है तो 150 का प्राइस आ रहा है इसका शेयर का। जब डिविडेंड पे आउट 50% है तब शेयर का दाम आ रहा है 50 और जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% हो रहा है तब शेयर का दाम हो रहा है 37.50। तो अगेन ये चीज प्रूव हो रहा है कि जब जब पे आउट रेशियो कम है तब तब शेयर का दाम ज्यादा है और जब जब पे आउट रेशियो ज्यादा है तब तब शेयर का दाम कम है। ये गॉर्डन मॉडल भी आपको प्रूव करता है। फिर यही गॉर्डन ने एक दूसरा रूल बनाया जिसको बार्ड इन हैंड थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, मतलब उन्होंने उस कुछ अप्रोच और लिया, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा फॉर्मूला भी चेंज किया उन्होंने। मायरन गॉर्डन रिवाइज हिज डिविडेंड मॉडल, बाद में फिर से इसको रिवाइज किया एंड कंसिडर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन हिज मॉडल। द बार्ड इन हैंड थ्योरी ऑफ गॉर्डन हैज टू आर्गुमेंट्स। इन्वेस्टर जो है वो रिस्क कभी नहीं लेना चाहता, मतलब रिस्क को हमेशा कम करना चाहता है, दैट्स वाई इसको रिस्क एवर्स भी बोला जाता है। रिस्क एवर्स, एक होता है रिस्क टेकर्स, एक होता है रिस्क एवर्स। एंड इन्वेस्टर्स पुट ए प्रीमियम ऑन सर्टेन रिटर्न, कुछ रिटर्न में वो प्रीमियम डालते हैं और कुछ रिटर्न में वो डिस्काउंट, जिसमें जो रिटर्न अनसर्टेन होते हैं उसमें वो डिस्काउंट मॉडल फॉलो करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट को डिस्काउंट कर देते हैं और जिसमें उसको ज्यादा रेट, मतलब उसको पता होता है कि इसमें मुझे रिटर्न मिलेगा ही, उसमें वो ज्यादा अमाउंट डालते हैं। ये इन्वेस्टर का सोच है कि जिसमें उनको उसको पता है कि इसमें तो मेरा इतना आ ही जाएगा। मतलब आप सोच सकते हो कि मैच्योर कंपनीज के केस में वो प्रीमियम मॉडल फॉलो करते हैं और ग्रोथ कंपनीज के केस में वो डिस्काउंट मॉडल फॉलो करता है। बिकॉज मैच्योर फार्म में उनको पता है कि मेरा इतना तो आ ही जाएगा, दैट्स वाई वो प्रीमियम देता है, मतलब ज्यादा दे देता है। और जो ग्रोथ फार्म है वो क्या है ना, उसमें उसको पता नहीं, अनसर्टेन है, ग्रोथ फार्म अनसर्टेन है ना। आप मेरा बात समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? हेलो, समझ में आ रहा है ना? और एक तो एक बार बोलो। इन्वेस्टर रिस्क एवर्स होते हैं, ये तो समझ में आता है, मतलब वो रिस्क हमेशा कम करना चाहता है। मतलब वो जैसे कि अभी कोरोना का वैक्सीन आ रहा है, पब्लिक का कैसा सोच है, क्या सब कोई पहले जाके वैक्सीन ले लेगा या फिर देखेगा कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ हो रहा है उसके बाद लेगा? क्या लगता है? देख भी आगे। पहले कुछ देखेगा। तो ये जो एटीट्यूड है ना पब्लिक का, दिस इज कॉल्ड रिस्क एवर्स एटीट्यूड, ठीक है। तो इसी एटीट्यूड वो शेयर में भी फॉलो करता है, वो पहले देखेगा उसके बाद इन्वेस्ट करेगा, मतलब जिसमें उसको सर्टेनिटी पता चलता है उस पर वो प्रीमियम पे जाता है। प्रीमियम मतलब ज्यादा अमाउंट देके भी खरीद लेगा, और जिसपे उसका अनसर्टेनिटी फॉलो होता है, मतलब उसको श्योर नहीं है वो, लेकिन वही चीज उसको ज्यादा दे सकता था बट उसमें वो डिस्काउंट में जाएगा। दैट इज द रिस्क एवर्स कॉन्सेप्ट ना। समझ में आ रहा है? है दादा। Gordon argues that what is available at present is preferable to what may be available in future। मतलब अभी क्या अवेलेबल है वो ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है, फ्यूचर में क्या मिलेगा वो ज्यादा प्रेफर्ड कोई नहीं करता। बिकॉज मैक्सिमम इन्वेस्टर्स को ना दूर का दिखता ही नहीं है, उसको हमेशा पास का ही दिखता है। लेकिन उन्हीं में से जो इन्वेस्टर्स दूर का देख पाता है ना वो बहुत दूर का पहुंचते भी है। तो ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट फिलोसॉफी, दिस इज ऑल अबाउट फिलोसॉफी। आप कैसे सोचते हो, कैसे देखते हो। जैसे स्वामी विवेकानंद जैसे फिलोसॉफर 1900 में बोला था कि ठीक 50 साल बाद इंडिया विल गेट फ्रीडम फ्रॉम यूके, मतलब ब्रिटिश से, एंड आफ्टर 50 ईयर्स इंडिया विल अगेन, मतलब उसका जो ग्रोथ है वो आएगा इंडिया का, और जो आज देख भी रहा है। लेकिन और एक चीज भी उन्होंने बोला था
कि देयर इज 100% चांस कि इंडिया विल अटैक्ड बाय चाइना। ये भी उन्होंने बोल के गया था, आज नहीं 1900 में बोला था। और 1950 में चाइना ने तिब्बत को ले लिया था, और तिब्बत लेने के बाद ये प्रूव हो गया था कि इसका नेक्स्ट अटेम्प्ट इंडिया है। 1965 में वार भी किया था, और उसमें भी इंडिया का कुछ हिस्सा उन्होंने हड़पा था। और अगेन इंडिया के नाक के दम पे फिर से प्रॉब्लम करके रखा है। कल का एक खबर है, वो पैंगोंग लेक में, लद्दाख में अभी स्टीमर उतार दिया, तो स्टीमर से अभी लेक को कंट्रोल कर रहा है, जो लेक इंडिया का है। तो बेसिकली तो फिलोसफी समझने के लिए मैं ये बात कर रहा था कि स्वामी विवेकानंद इतना दूर का देख सकता था, मतलब उनका नॉलेज लेवल इतना हाई था कि 50 साल बाद क्या होगा वो 1900 में बोल के रखा था। इवन आज 2020 में क्या हो रहा है ये भी विवेकानंद उस टाइम पे बोल के रखा था। कैन यू इमेजिन? आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? है दादा। मतलब ये ऐसा, अब जब जब किसी का नॉलेज बहुत टॉप लेवल का होता है ना, तब हम लोग उसको भगवान का दर्जा दे देते हैं। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट नॉलेज। अब कितना गहराई से सोच पाते हो, कितनी गहराई से आप सोच पाते हो, दैट इज ऑल अबाउट। मतलब द सीक्रेट ऑफ रिच इज क्या है ना, नॉलेज है। और उस नॉलेज का यूज है, एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। मतलब रिच बनने का एक ही सीक्रेट है, नॉलेज, और कोई सीक्रेट नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। चाहे कितना भी लोग अलग अलग बताते रहे, मार्केट में कितना भी स्टॉक मार्केट में रोजगार करने का सॉफ्टवेयर निकल जाए जो आपको वो लोग बताते हैं 1 महीने में आपको लाखपति करोड़पति बना देगा, आई डोंट नो, बट उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। So they would prefer to pay higher price for shares on which current dividends are paid. Conversely, they would discount the value of shares of a firm which postpones dividends. जो डिविडेंड अभी नहीं बाद में देगा वैसे शेयर्स में वो इन्वेस्ट कम करते हैं, और जो अभी देगा उस वैसे शेयर में वो इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं। The discount rate would vary with the retention rate. The relationship between dividend and share price on the basis of Gordon's formula कुछ ऐसा है, P0 equals to D0 into 1 plus D whole divided by K minus D। अब इसमें वो थोड़ा सा अलग लेवल पे बता रहे हैं। P0 फॉर मार्केट प्राइस पर शेयर, डिविडेंड मतलब डिविडेंड का प्राइस इसके अंदर नहीं है, एक्स डिविडेंड मतलब डिविडेंड देने से पहले। एक होता है एक्स डिविडेंड, एक होता है कम डिविडेंड। मैं आपको बताऊंगा एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड क्या होता है, बाद में बताता हूं आपको। P0 equals to market price per share x dividend and D0 equals to current year dividend, Z for constant annual growth rate of dividends and KE for cost of equity capital, expected rate of return। ये तो आप समझ ही गए KE क्या होता है। The formula given by Gordon shows that when the rate of return that is R is greater than the dividend rate, मतलब अगर डिस्काउंट रेट मतलब KE से अगर R ज्यादा है, the price per share increase as the dividend ratio decrease, and if R is less than discount rate it is vice versa, the price per share remain unchanged but the rate of return and discount rate are equal। ये तो एकदम वही बात आ गया, बस इसमें थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया था कि डिस्काउंट मतलब डिविडेंड देने के ऊपर डिपेंड करके लोगों का परसेप्शन भी चेंज होता है कि जो कंपनी पहले डिविडेंड देगा वैसा कंपनी में लोग प्रेफर करता है हाई प्राइस पे करने का, और जो कंपनी बाद में डिविडेंड देगा वैसा कंपनी में हमेशा लो पे करते हैं, मतलब लो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दिस इज द परसेप्शन। ओके, तो इसके ऊपर डिपेंड करके इन्होंने बाद में अपना दूसरा एक ख्याल भी रखा था गॉर्डन ने, और ये मुझे काफी लॉजिकल लगा, जिसको बार्ड इन हैंड थ्योरी भी कहा जाता है। डीडीएम मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले वाला मतलब इससे पहले डीडीएम के बारे में काफी बात हो चुका था। ठीक है, डीडीएम के ऊपर मैंने बोल दिया था, आप लोग एक बार गो थ्रू करना डीडीएम को। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिन मैंने आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, दैट इज आपका अच्छा और एक मॉडल है और एक इंसान है जिन्होंने स्टॉक के बारे में डिविडेंड के बारे में एक थ्योरी दिया है, ट्रेडिशनल मॉडल। उसमें एक बंदा आता है काफी पुराना है, ग्राहम एंड डॉड मॉडल। इनका मानना था अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल पोजीशन एक्सपाउंडेड बाय ग्राहम एंड डॉड, द स्टॉक मार्केट प्लेस कंसिडरेबली मोर वेट ऑन डिविडेंड्स देन ऑन रिटेन अर्निंग। इनका मानना है स्टॉक मार्केट कंसिडरेबली मोर वेट डिविडेंड पे देते हैं देन रिटेन अर्निंग पे। देयर व्यू इज एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली इन द फॉलोइंग फार्मूला। एक फार्मूला रखा था P इक्वल्स टू M इंटू D प्लस E बाई 3। ठीक है, ग्राहम एंड डॉड मॉडल। P फॉर मार्केट प्राइस पर शेयर, D फॉर डिविडेंड पर शेयर, E फॉर अर्निंग पर शेयर एंड M इज ए मल्टीप्लायर। मतलब एक मल्टीप्लायर यूज करते थे। क्यों यूज करते थे इसका कोई लॉजिक नहीं था। ठीक है, एम इन द सेंस ये जो एम यूज कर रहे हैं और ये जो 3 यूज कर रहा है, इसका कोई एक अपना फॉर्मूला इन्होंने खुद बना दिया था कि एक काम करेंगे इसको एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी मल्टीप्लायर होगा, और डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। मतलब प्रॉपर लॉजिक के साथ नहीं था। एक क्वेश्चन से आप देख सकते हो, मतलब दे आर वेरी
ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कि हाँ ऐसा ही होगा काइंड ऑफ दैट। मतलब अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी इज 30, डिविडेंड पे आउट रेशियो 60, मल्टीप्लायर इज 2। मल्टीप्लायर बोल के देगा, मतलब क्या मल्टीप्लायर है, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, रीजन नहीं है। बट अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में जिनको एग्जाम पे देना है, तो अगर ट्रेडिशनल मेथड है ग्राहम डॉट मॉडल पे, प्राइस पर शेयर इक्वल्स टू एम इनटू डी प्लस ए बाई 3, बस पुट करना है, प्राइस आपका 56 आएगा। तो इसलिए ज़्यादा सेलिब्रेटेड क्या है, एमएम का कॉन्सेप्ट गजब का है, क्योंकि उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह सारा का सारा उन्होंने मेजर किया। प्लीज़ एक बार उसको ज़रूर देखना, ठीक है। एमएम, गॉर्डन एंड वाल्टर, ये तीनों मॉडल काफ़ी पॉपुलर है। एक चीज़ नेक्स्ट दिन करेंगे, स्टॉक स्प्लिट, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट, कैसे काम करते हैं स्टॉक स्प्लिट, कैलकुलेशंस क्या होता है मतलब अकाउंट्स में, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, आई होप समझ में आया। शंकर जी क्लियर है ना? हाँ क्लियर है, मैं गो थ्रू कर लूंगा उसके बाद फिर अगर हाँ, कोई एक इश्यू होता है तो। पुराना वीडियोस एक बार गो थ्रू कीजिए, नोट्स को भी एक बार गो थ्रू कीजिए, ठीक है। नोट्स को भी एक बार गो थ्रू कीजिए, फिर अपने से ना एक नोट बनाइए जिसमें आप एमएम को रखिए, वाल्टर को रखिए, गॉर्डन को रखिए, और फिर ना एक खुद से ही ना एक सोचिए बैठे बैठे, मार्केट का कुछ कंपनीज को लीजिए, ठीक है, ग्रोथ कंपनीज कुछ फाइंड आउट कीजिए, कुछ मैच्योर कंपनीज फाइंड आउट कीजिए, फिर उनका ना फाइनेंशियल डेटा मनी कंट्रोल में मिल जाएगा, फिर देखिए वो क्या कर रहा है, हाँ आपका काफी मतलब माइंड डेवलप करेगा। ओके रोशनी, ठीक है। रोशनी शिवम समझ में आया ना? यस सर। ओके, जो करने बोला उसको जरूर घर पे करना, ठीक है। ओके, ठीक है, बाय फिर। ओके थैंक यू, बाय। टाटा। টাটা দাদা, टाटा। তুমি গার্গেল করে না, তাহলে কমে যাবে কাশিটা, अच्छा, করে নেবো বুঝলে? কালকে। ওকে ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, টাটা। টাটা।